नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी का एग्जामपुर में स्वागत है। मैं आपको यहाँ पर छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये दिवाली आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी लेके आए, आपको आपकी मनचाही जॉब मिल जाए, आप मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें, ये मेरी आशा है इस पर्टिकुलर दिवाली के ओकेजन पे। यहाँ पर आज हम इन 3 सेशंस में, लाइव सेशंस जब स्टार्ट होंगे दोबारा से आपकी छुट्टियों के बाद, तो लाइव सेशंस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे IBPS क्लर्क के पूरी की पूरी इंग्लिश की प्रिपरेशन को। लेकिन ये 3 इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स आपकी वोकैबुलरी को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मददगार होंगे। याद रखिएगा, पहले क्लास में हम लोगों ने क्या कहा था कि जब आप 7 दिसंबर को अपना पेपर लिखने जाएंगे तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 2000 या 2000 से 500 ज़रूरी शब्द, हाई फ्रीक्वेंसी शब्द आपके फिंगर टिप्स पे हों। अब कैसे हम इन्हें याद रख सकते हैं? ये 3 लेक्चर्स एक प्रयास होंगे आपके उस लर्निंग के प्रोसेस को एक्साइटिंग और इजी बनाने के। तो यहाँ पर हम लेके आए हैं आपके लिए एग्जामपुर का वाव वोकैबुलरी सेशन। ये IBPS क्लर्क पार्ट 1, IBPS एग्ज़ाम के क्लर्क की तैयारी जो कर रहे हैं उसका पहला भाग है वाव वोकैबुलरी सेशन का। प्री हमारा 7 दिसंबर, आप 7 दिसंबर ही लगा लीजिए, हमारी एक तरह की प्रेपरेशन डेडलाइन होनी चाहिए सबकी। राधा मैं तो कहूँगी कि 5 दिसंबर से पहले पहले आपने पूरी अच्छी तरह से अपनी तैयारी करी होनी चाहिए। तो यहाँ आपको याद रखना है कि हम किस प्रकार से वोकैबुलरी को बूस्ट कर सकते हैं, वो हमारा मेन एम रहेगा। तो आज का एजेंडा देख लेते हैं, एजेंडा से रूबरू करवा लेते हैं। आज का हमारा एजेंडा होगा, देखिए जो इंग्लिश भाषा है हर साल इसमें शब्द ऐड होते रहते हैं और कुछ कुछ ज़रूरी शब्द आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। अगर वो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो डेफिनेटली कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे बेस्ड रहती है। कंटेम्प्रेरी यानी कि जो आधुनिक विषय हैं, जो आजकल के विषय हैं, जो चर्चित विषय हैं, उनके ऊपर बेस्ड आती है और उनमें ऑब्वियसली आजकल के कुछ चुनिंदा टर्म्स आ जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले कि शब्द आते कैसे हैं, शब्दों का फॉर्मेशन कैसे होता है, शब्द कैसे फॉर्म्ड होते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन का जो पहला 5 या 6 मिनट हैं, हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए और आप अंग्रेज़ी के वोकैबुलरी वर्ड से एक तरह की मोहब्बत करने लग जाए। ये बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के माध्यम से। तो आप क्या कर सकते हैं, सेशन को अगर आप बीच में पॉज कर करके या सेशन जब चल रहा है तो आप खुद आंसर फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए। आप खुद कोशिश कीजिए कि आप आंसर को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा मेन एजेंडा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप कभी भी रुके ना, कभी भी अपने प्रयास को ख़त्म नहीं कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा समय ऐसा हो जाए जब आपको सब कुछ मिले। कई बार हम सोचते हैं अरे क्या हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, हम लोग हमेशा विफल हो रहे हैं, सफलता हमारा साथ ही नहीं थामती है। तो ये जो अप्रोच है ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, क्योंकि अगर आप कोशिश करते रहेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, तो आप याद रखिएगा कि एक परफेक्ट टाइम ज़रूर आएगा। यू नीड टू कीप गोइंग, एवरीथिंग यू नीड विल कम टू यू एट द परफेक्ट टाइम। आपको जो कुछ चाहिए वो आपके पास सही समय पे, बिल्कुल प्रॉपर समय पे ज़रूर आएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक तरह का फेथ बनाए रखें और सबूरी रखें, पेशेंस रखें। तो और क्विट मत कीजिए, क्योंकि जिसने क्विट नहीं किया, पेशेंस रखी और काम करते गए, तो ऑब्वियसली वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा कि प्लीज़ यू नीड टू कीप ऑन गोइंग एज मच एज पॉसिबल। तो इस चीज़ का प्लीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं हमारे आज के इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। देखिए जैसे हम बचपन में किस तरह से लगते थे, बहुत ही छोटे लगते थे, फिर हम थोड़े बड़े हुए, आकार में बड़े हुए, फिर हम थोड़े मानसिकता से काफ़ी बड़े होने लग गए, समझने लग गए चीज़ों को कि कैसे संसार चलता है, कैसे हमें कमाई करनी पड़ती है या अन्य चीज़ें। ठीक उसी तरह से जैसे हम बचपन से लेकर आज तक बढ़ रहे हैं, ठीक उसी तरह से अंग्रेज़ी भाषा भी ऐसी भाषा है जो हमेशा बढ़ रही है। हर रोज़ आप देखेंगे कि अंग्रेज़ी भाषा में कोई ना कोई नया शब्द
शब्द जुड़ जाता है, कोई ना कोई नया शब्द आ जाता है। तो ये जो भाषा है ये जीवित है और ये ग्रो कर रही है। ये भाषा अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, एक्सटिंक्ट यानी कि ख़त्म नहीं हुई है, ये भाषा अभी तक चल रही है, रादर अपने अंदर ये और शब्दों को लेके आती रहती है बार बार। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि शब्द कैसे बनते हैं, इसकी नॉलेज होना थोड़ा बहुत ज़रूरी हो जाता है। नए नए शब्द, नाना प्रकार के नए नए शब्द या दूसरे फॉरेन लैंग्वेजेस से लिए गए शब्द अंग्रेज़ी भाषा में अपनी जगह बनाते ही रहते हैं हर एक टाइम पे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अंग्रेज़ी भाषा एक ऐसी भाषा है जहाँ पर शब्द जो है वो बार बार ऐड हो रहे हैं। देखिए हमारी जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि कई प्रकार से आपके शब्द फॉर्म होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल लोगों के नामों से भी अंग्रेज़ी भाषा में शब्द बन के आते हैं। जैसे आपकी ब्रेल लिपि हो गई, वहीं से ही ब्रेल शब्द जो कि एक तरह की लिपि है जिसे जो देख नहीं सकते हैं वो अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ब्रेल अंग्रेज़ी में एक शब्द बना जो कि एक पर्सन के नाम से आ रहा है। हम यहाँ पर एक ही स्लाइड के बाद देखेंगे कैसे शोविनिज्म भी जो शब्द है वो भी एक व्यक्ति के नाम से आ रहा है। शोविनिज्म एक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। ये हो जाता है जब आप अंधे तरीके से किसी को फॉलो कर रहे हैं। इसे हम देखेंगे। कुछ शब्द अंग्रेज़ी में फॉरेन वर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर आपकी एक अलग सी क्लास लगेगी क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। फॉरेन वर्ड्स यानी कि लैटिन से आ गए हैं, फ्रांस से आ गए हैं, जर्मनी से आ गए हैं। तो ये जो आपके फॉरेन वर्ड्स हैं हम लोग इन सबको भी देखेंगे। तो अंग्रेज़ी भाषा कुछ कुछ अच्छे अच्छे जो पूरे संसार की भाषाएं उनसे भी शब्द बोरो करती रहती है, लेती रहती है। देखिए लोगों के नाम से जो आपके शब्द बनते हैं उनको एक बार देखते हैं ताकि और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। आपका जो शब्द है शोविनिज्म, शोविनिज्म जो है जब आप बिल्कुल अंधों की तरह किसी चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, जब आप बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, आप क्वेश्चन नहीं करते हैं, उसके लिए हम शोविनिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। और आप ये जान के हैरान होंगे शोविनिज्म शब्द एक्चुअली एक व्यक्ति के नाम से आ रहा है, निकोलस शोविन। निकोलस शोविन माने जाते हैं कि ये काल्पनिक व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये असल में थे भी। निकोलस शोविन जो थे ना, ये एक ऐसे सिपाही थे जिन्होंने कभी भी विश्वासघात नहीं किया। अंधे लोगों की तरह जैसे जैसे बोला गया वैसा ही किया। वहीं से ही ये शब्द शोविनिज्म आ जाता है जिसका अर्थ होता है जब आप किसी को फॉलो कर रहे हैं अपनी सूझबूझ के बिना, फनेटिकल पेट्रियोटिज्म, फनेटिकल पागलों की तरह, फनेटिकल पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स समथिंग, लॉयल्टी टुवर्ड्स समथिंग, उसके लिए हम शोविनिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। ये जो निकोलस शोविन व्यक्ति थे ये बहुत ही बुरी तरह इनको चोट लग गई थी, इनको कोई पैसे नहीं दिए जाते थे सिपाही की तरह, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी भी अपनी लॉयल्टी को छोड़ा नहीं। इन्होंने कभी भी नेपोलियन की तरफ ये नहीं सोचा कि अरे मेरे को छोड़ देना चाहिए इनका गुट, ये बिल्कुल वफादार रहे। तो ऐसी वफादारी जो कि आप कभी सोचते भी नहीं है कि आपके साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन आप फॉलो करते रहते हैं अंधों की तरह, तो उसके लिए हम शोविनिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये शोविनिज्म शब्द दरअसल एक नाम से आया है। तो देखिए अगर आपके पास नॉलेज होगी कि किस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में नामों से भी आपके शब्द आ रहे हैं। एक और आपका एग्जाम्पल है डीजल का। हम अपनी गाड़ियां चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह का इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो डीजल जो ये आपका शब्द है जो हमें गाड़ियां चलाने में, ट्रक चलाने में मददगार साबित होता है, वो एक्चुअली रूडोल्फ डीजल के नाम से आ रहा है। तो देखिए किस प्रकार से डीजल हो गया, शोविनिज्म हो गया, कई अन्य प्रकार के शब्द हैं अंग्रेजी भाषा में जो लोगों के नाम की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए, प्रसिद्ध हो गए। तो ये एक तरीका है। हम लोग कुछ कुछ शब्द देखेंगे जो लोगों के नाम से आ रहे हैं ताकि आप उन्हें रिटेन कर सकें। ये दो उदाहरण थे। आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है, तो अभी तक हम लोगों ने कहा कि अंग्रेजी भाषा में जो आपके शब्द बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं।
राइट तो अंग्रेज़ी भाषा में आपके ये जो शब्द बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, या तो वो किसी विदेशी भाषा से लिए जाते हैं या फिर लोगों के नाम से आते हैं, जैसा कि हम लोगों ने शॉविनिज्म, निकोलस शॉविन जो बिल्कुल अंधे तरीके से वफादारी कर रहे थे, फनेटिकल पेट्रियाटिज्म को हम शॉविनिज्म कहते हैं, मेल शॉविनिज्म भी कहा जाता है, जब आप पुरुषों के लिए एकदम अंधी तरह की रिस्पेक्ट रखते हैं उसे मेल शॉविनिज्म कहा जाता है। आगे जाके हम इस शब्द को अच्छे से भी देखेंगे। और एक और तरीके से अंग्रेजी भाषा में शब्द बनते हैं अगर आप किसी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट्स की बात करें। देखिए, अगर आप थोड़े सालों पहले की बात करेंगे, अपने माता पिता से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम ये नहीं पूछते थे कि मंजन किया, ब्रश किया, हम पूछते थे कोलगेट किया। तो कोलगेट किया का अर्थ हो गया था कि क्या तुमने ब्रश कर लिया है, क्या आपने अपने दांतों को साफ कर लिया है। तो इसी तरह से अंग्रेजी भाषा भी कुछ ऐसे शब्द ले लेती है जो प्रोडक्ट्स के नाम हैं, जो टेक्नोलॉजी के नाम हैं। देखिए, कई बार अगर आपको कोई कागज़ की फ़ोटोकॉपी करनी होती है तो हम फ़ोटोकॉपी नहीं कहते, हम कहते हैं अरे भाई ये ज़ेरॉक्स करवा देना। अब ये जो ज़ेरॉक्स शब्द है ये बेसिकली कंपनी का नाम था, लेकिन अब ये अंग्रेज़ी भाषा में इसका अर्थ लगभग हो गया है कि फ़ोटोकॉपी कराना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपके टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स के नाम से भी आपके शब्दों की फॉर्मेशन होती है और उनके एग्जाम्पल्स हैं ज़ेरॉक्स। तो ज़ेरॉक्स ये जो कंपनी थी, अब हम सोचते हैं ज़ेरॉक्स कराना यानी कि फ़ोटोकॉपी कराना। असल में पहले ज़ेरॉक्स जो था वो एक कंपनी का नाम था, वो एक कंपनी का नाम था जो आपको फ़ोटोकॉपी करने में मदद करती थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अंग्रेज़ी भाषा में कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है या कोई प्रोडक्ट का नाम है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, अगर उसको बहुत ज़्यादा करेंसी मिल जाती है, करेंसी मिलना यानी कि बहुत ज़्यादा लोग उसे यूज़ करने लग जाते हैं, इट इज़ गेनिंग करेंसी, इट इज़ गेनिंग पॉपुलैरिटी। अगर बहुत अधिक लोग उसे प्रयोग करने लग गए, यूज़ करने लग गए हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम उसे अंग्रेज़ी भाषा में डाल देते हैं ट्रेंडिंग वर्ड्स की तरह अधिकतर। स्कॉच टेप भी एक एग्जाम्पल है। स्कॉच टेप, हम लोग अब आजकल हम ये नहीं कहते हैं कि अरे भाई टेप दे दो हमें, हम कहते हैं स्कॉच टेप दे दो। ये असल में कंपनी का नाम था, एक प्रोडक्ट का नाम था। ये भारत में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन क्लिनिक्स जो है, क्लिनिक्स एक सफाई का आपका टूल था और ये क्लिनिक्स किया क्या इस तरह से बन गया, राइट। तो ये आप देख रहे हैं कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर अंग्रेज़ी भाषा में थर्ड कैटेगरी के कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ आपके विशेष प्रोडक्ट्स हो गए, उनके नाम भी आपके अंग्रेज़ी भाषा में जुड़ जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आप कुछ कुछ शब्दों को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अंग्रेज़ी भाषा में फ़ॉरेन वर्ड्स आते हैं, अंग्रेज़ी भाषा में लोगों के नाम आ जाते हैं डीजल और शॉविनिज्म की तरह, अंग्रेज़ी भाषा में प्रोडक्ट्स के नाम आ जाते हैं ज़ेरॉक्स की तरह, और साथ ही साथ में अंग्रेज़ी भाषा में आपके लेटर्स से भी शब्द बन जाते हैं। जैसे टेलीविज़न कोई बोलता ही नहीं है, हम सब टीवी बोलते हैं, टीवी ऑन कर देना, अरे टीवी अब पुराना हो गया है, सब ऑनलाइन ही चीज़ें देखते हैं। या फिर COD आजकल बहुत प्रचलित हो गया है, कैश ऑन डिलीवरी, जब हमारे पास सामान आएगा तभी हम अपनी धनराशि सौंपेंगे, COD, कैश ऑन डिलीवरी। तो कुछ कुछ शब्द ऐसे भी बन जाते हैं जो लेटर्स होते हैं और वो आपकी अंग्रेज़ी भाषा में शब्द बन गए हैं। तो ये हम क्यों देख रहे हैं, ये हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें नॉलेज पता चले कि हमारे जो शब्द हैं वो कई प्रकार से बन रहे हैं। क्योंकि हमें पता होना चाहिए ये जो इतने सारे शब्द हम लर्न करते हैं अपने एग्ज़ाम से पहले, ये आते कैसे हैं। ये हमारी सोसाइटी से ही लिए जाते हैं। हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग होती हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस चीज़ को करेंसी मिल जाती है, इट्स गेनिंग करेंसी यानी कि सिक्के ही नहीं, इट्स गेनिंग करेंसी यानी कि ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी अंग्रेज़ी भाषा में जुड़ जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब इन शब्दों को याद करने का क्या तरीका होना चाहिए, इन शब्दों को याद करने का जो आपका एक बहुत ही आरामदायक तरीका है वो है आप अगर उनके रूट वर्ड्स को याद रखें, अगर आप उनकी ओरिजिन को याद रखें, वो कहाँ से आ रहे हैं।
कहाँ से आ रहे हैं, इसकी जो स्टडी होती है उसको हम एटमोलॉजी कहते हैं। एटमोलॉजी का अर्थ होता है जब शब्द कहाँ से आ रहे हैं, आप उनके रूट वर्ड्स पे जा रहे हैं, उनके ओरिजिन पे जा रहे हैं, ऐसे शब्दों के लिए हम एटमोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल पुरानी जो अगर आप वीडियोस देख चुके हैं तो उसमें हम लोगों ने जैसे कई सारे शब्द किए हैं। एक शब्द जो हम लोगों ने किया था वो था बॉडलराइज, ठीक है। एक जो शब्द हम लोगों ने किया था वो था बॉडलराइज। आप कमेंट सेक्शन में बॉडलराइज का अर्थ भी लिख सकते हैं। हमने कहा था बॉडलराइज का अर्थ होता है, हम लोगों ने पद्मावती मूवी से ये याद रखा था कि पद्मावती मूवी को पहले उन्होंने कहा था कि आपको सैनिटाइज करना है और इसे पद्मावत बनाना है, क्लीन करना है ताकि सब लोग देख सकें, हर वर्ग के लोग देख सकें, किसी को भी कोई आपत्ति ना हो। तो जब आप कोई कंटेंट एडिट कर देते हैं, सैनिटाइज कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं ताकि सब लोग एकजुट होकर देख सकें, तो उसके लिए हम बॉडलराइज शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इसकी एटमोलॉजी क्या थी कि थॉमस बॉडलर शेक्सपियर की कहानियों को बच्चों के लिए फिट बना रहे थे, ठीक है। तो ये उसका एटमोलॉजी हो गया। एटमोलॉजी मतलब ओरिजिन क्या था वर्ड का, कि ये शब्द थॉमस बॉडलर से आ रहा है जिन्होंने शेक्सपियर के टेक्स्ट को एडिट किया था। अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो ये शब्द आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एक तरीका था, एक एग्जाम्पल था आपकी एटमोलॉजी, वर्ड ओरिजिन को याद रखने का, या आप रूट वर्ड्स के थ्रू भी शब्दों को याद रख सकते हैं। एक और तरीका जो बेहतरीन है शब्दों को याद रखने का वो है निमोनिक तरीके से। निमोनिक यानी कि आप एक तरह से, जैसे हम लोग जब बचपन में नर्सरी राइम्स देखते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या कोई और नर्सरी राइम जो होती थी, उसी तरह से आप जब एक तरह का जिंगल बना लेते हैं। जिंगल यानी कि ऐसी चीज़ जो कि राइम करती है, एक दूसरे के साथ मेल खाती है, उसके लिए हम निमोनिक एड कहते हैं। तो ये हम देखेंगे भी आज, हम तीनों के तीनों को कुछ ना कुछ तरीके से देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए और आप याद रख सके कि किस प्रकार से हम शब्दों को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम साथ साथ में कुछ प्रश्नों को करेंगे और जिन तरीकों को हम लोगों ने कहा कि आप निमोनिक का प्रयोग कर सकते हैं, आप एटमोलॉजी को देख सकते हैं यानी कि वर्ड कहाँ से आया, आप रूट वर्ड्स को देख सकते हैं, तो आप उन सारे तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं और हम ऑफ कोर्स उसे डिस्कस भी करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है असरबिटी। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? असरबटी। और यहाँ पर हैं आपके 4 ऑप्शंस। आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं कि क्या लग रहा है आपको सही उत्तर हो सकता है इसका। देखिए अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे निमोनिक तरीका इस शब्द को याद करने के लिए, ठीक है। अब अगर हम कह रहे हैं कि एक बेटी है, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि एक बेटी है, ध्यान दीजिएगा, और ये जो बेटी है इसे कोई असर नहीं हो रहा है कि इसकी माँ या इसका इनके पिता इनको क्या कह रहे हैं, तो जो बेटी है उसे कोई असर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए माँ बाप कहते हैं कि नहीं, अब हम इसके साथ अच्छी तरह से बात करेंगे, अब हम इसके साथ गुस्सा दिखाएंगे, रूडली थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो when there was no असर on the बेटी, the parents decided to speak with असरबिटी। इस तरह से आपने क्या कर दिया, आपने एक पोइट्री बना दी। ये जो आपने पोयम बना ली अपने लिए, इसे कहते हैं निमोनिक। आपने अपने लिए एक निमोनिक बना लिया ताकि आप उस शब्द को याद रख सकें। देखिए इस निमोनिक को देखते हैं ताकि और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो बेटी थी, हम लोगों ने क्या कहा, ये जो बेटी थी जब इसके पेरेंट या इसकी माँ ने इसे गुस्सा किया और उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, उसके ऊपर क्या नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो फिर माँ ने क्या बोला, फिर माँ ने बोला कि ठीक है, अगर तुझ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है तो मैं तेरे साथ असरबटी से बोलूँगी। मैं किस तरह से बोलूँगी, असरबटी से बोलूँगी। असरबटी यानी कि अब मैं तेरे साथ गुस्से से बोलूँगी, रूडली बोलूँगी, राइट। तो ये चीज़ आप इस निमोनिक एड से याद रख सकते हैं कि जब असर नहीं हुआ बेटी के ऊपर तो माँ ने कैसे बोला, माँ ने बोला असरबटी के साथ। सो यहाँ पर असरबटी का अर्थ होता है बिटरनेस, खट्टास के साथ, गुस्से के साथ बोलना, बिटरनेस ऑफ टेम्पर। टेम्पर आप अपना आपा, टेम्पर यानी कि आपा, तो जब आप बिटरनेस ऑफ टेम्पर दिखाते हैं, हार्शनेस दिखाते हैं, उसके लिए हम असरबटी नाउन का प्रयोग करते हैं। तो अब आई होप आपको पता चल गया हो कि पोलाइट एंड नाइस तो नहीं है,
सूदिंग भी नहीं है। सूदिंग यानी कि ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छा लगा दे, ठीक है। बेस्ट बिहेवियर भी नहीं है। बिटरनेस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड असर्बिटी, ठीक है। यहाँ पर आपको उसके सही मीनिंग को मापना है। सारे के सारे क्वेश्चंस जो आज हम कर रहे हैं, आपने उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया गया है उसके सही मीनिंग को देखना है। तो ये आपने देख लिया। हम लोगों ने असर्बिटी का ये जो अर्थ था इसे किस तरह से याद किया, इसे हम लोगों ने निमोनिक के टूल के साथ याद रखा। जब माँ ने बेटी को क्यों गुस्सा किया, असर्बिटी के साथ क्यों बोला, क्योंकि बेटी के ऊपर कोई असर नहीं था। तो ये इस तरह से आप इस शब्द को याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपका सेकंड क्वेश्चन है बैकनेलियन। बैकनेलियन है और आपके ये ऑप्शंस हैं इस प्रकार से, आपको एक ऑप्शन लेना है। देखिए अमिताभ बच्चन जो हैं उन्होंने कई सारी फिल्में की हैं और उनमें से एक फिल्म जो उन्होंने की है वो है शराबी, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन जो हैं उन्होंने एक फिल्म करी है और वो एक फिल्म कौन सी है, वो एक फिल्म है शराबी। शराबी के अंदर वो किस तरह का किरदार निभाते हैं, शराबी मूवी में वो ऐसे किरदार निभाते हैं। अगर आपने मूवी नहीं भी देखी है फिर भी आपको पता है कि अगर कोई ड्रंकन होगा, अगर किसी की वेट विसल होगी, याद है हम लोगों ने पुरानी क्लास में ये देखा था फ्रेज वेटिंग योर विसल। वेट योर विसल का अर्थ होता है कि आप पी के आए हैं, आप ड्रंकन हैं। तो अगर किसी ने वेट कर रखा है अपने विसल को या फिर उन्होंने मदिरा का प्रयोग किया हुआ है तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो बिल्कुल हल्ला गुल्ला करने लग जाते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं, काफ़ी प्लेजर लेते हैं उसके अंदर। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम बैकनेलियन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जैसे अमिताभ बच्चन ने शराबी मूवी के अंदर एक्ट किया था, वही अर्थ बन जाता है आपके बैकनेलियन का। आप इसको याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आइए इसका निमोनिक देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो अमिताभ बच्चन थे उन्होंने शराबी मूवी के अंतर्गत किस तरह का एक्टिंग की थी, किस तरह का किरदार निभाया था। बच्चन ने एक बहुत ही हेडोनिस्टिक यानी कि प्लेजर सीकिंग, ये शब्द भी आप याद रख सकते हैं। हेडोनिस्ट या हेडोनिस्टिक का क्या मतलब होता है, जैसे सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेजर की चिंता हो, सिर्फ और सिर्फ अपने आनंद की चिंता हो। किसकी चिंता हो, सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेजर की चिंता हो या सिर्फ और सिर्फ अपने आनंद की चिंता हो। ऐसे व्यक्ति के लिए हम बैकनेलियन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बैकनेलियन ये जो आपका शब्द है, आइए इसको देख लेते हैं आगे चल के। बैकनेलियन शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि मदिरा पी के बैठा हुआ है, सिर्फ आराम कर रहा है। ये ना अब यहाँ पर इसका एटमोलॉजी भी याद रख लीजिएगा। एटमोलॉजी यानी कि ओरिजिन, जो ग्रीक वर्ल्ड है, ठीक है, जो ग्रीक सोसाइटी है ना, उनके गॉड्स हैं, उनके क्या हैं, उनके भगवान हैं और उनके एक जो गॉड है ना उनका नाम है बैकस। ग्रीक गॉड्स में एक गॉड का नाम क्या है, एक गॉड का नाम है बैकस। और ये किस चीज़ के गॉड हैं, ये है गॉड ऑफ वाइन, ये है गॉड ऑफ फर्टिलिटी, ये है गॉड ऑफ लव, ये है गॉड ऑफ मेरीमेंट। एक्चुअली लव तो एफ्रोडिटी है लेकिन ये भी मेरीमेंट मतलब आनंद लेने के, मज़े लेने के ये भगवान माने जाते हैं। तो यहाँ पे आप एटमोलॉजी भी याद रख सकते हैं। निमोनिक तरीके से हम लोगों ने बैकनेलियन कैसे याद रखा, हम लोगों ने कहा कि अमिताभ बच्चन ने शराबी मूवी में जिस तरह का किरदार निभाया वो बैकनेलियन था। और एटमोलॉजी कैसे याद रख सकते हैं कि जो ग्रीक के सिस्टम में, जैसे हमारे सिस्टम में भी भगवान होते हैं, किसी और के रिलीजन में भी अलग अलग तरीके से वो पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से जो ग्रीक सिस्टम है वहाँ पर जो भगवान है उनमें से एक जो गॉड है वो है बैकस और वहीं से ही आपका आता है बैकनेलियन। तो ये अप्रोच क्या हो गई, ये अप्रोच हो गई एटमोलॉजी, ठीक है। आप निमोनिक तरीके से याद रख सकते हैं या आप एटमोलॉजिकल तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेगर तो नहीं होगा। अच्छा, सोमना एम्बुलिस्ट का क्या मतलब होता है, देखिए सोमना रूट वर्ड का अर्थ होता है सोना,
ठीक है, स्लीप करना। और एम्बुल, एम्बुल शब्द रूट वर्ड का अर्थ होता है चलना। नींद में चलने वाले को हम सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो सोमना जो है इसका अर्थ होता है नींद में, और ये जो एम्बुलिस्ट है इसका अर्थ होता है चलना। तो जो व्यक्ति नींद में चलता है उसके लिए हम सोमनैम्बुलिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। एथीस्ट, ए रूट वर्ड का अर्थ होता है नॉट या विदाउट। थियो या थियो का अर्थ होता है भगवान। तो नॉट बिलीविंग इन गॉड, एक डिसबिलीवर जो होता है, जो बिलीव नहीं करता है, अ डिसबिलीवर इन गॉड, उनके लिए हम एथीस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। ड्रंकन यहाँ पर इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर फॉर बैकनिलियन। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आइए मूव करते हैं अपने सेकंड हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है और आपको इनमें से सही जवाब चूज करना है। देखिए अब यहाँ पर प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारा जो शब्द है वो है ब्रिस्क, ब्रुस्क, ठीक है। इसको हम कैसे कहते हैं, ब्रुस्क की तरह प्रोनाउंस करते हैं। ये जो ब्रुस्क शब्द है, ये ब्रुस्क शब्द का क्या अर्थ होता है, ठीक है। देखिए हम इसे याद रख सकते हैं कि एक पिता हैं, ठीक है, एक हैं आपके फादर, और ये जो पिता हैं ये अपने बेटे को डांट रहे हैं या अपनी बेटी को डांट रहे हैं। और क्यों डांट रहे हैं, क्योंकि बेटी ने ब्रश नहीं किया, ठीक है, बेटी ने ब्रश नहीं किया, तो इसीलिए वो उसको बहुत गुस्सा कर रहे हैं, ब्रुस्क तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पिता हैं, हम इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, जब उनके बेटे या बेटी ने ब्रश नहीं किया, ब्रुस्क नहीं किया, तो हम क्या कह रहे हैं कि वो बहुत ही कठोर तरीके से बोल रहे हैं, उन्हें डांट लगा रहे हैं, उन्हें फटकार लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, और इसका निमोनिक तरीका एक बार देख भी लेते हैं ताकि हमें याद रहे। देखिए पिताजी ने ब्रुस्क टोन में, पिताजी ने किस टोन में कहा, ब्रुस्क टोन में कहा कि ब्रश क्यों नहीं कर रहे हो, ब्रुस्क टोन में कहा कि तुम ब्रश क्यों नहीं कर रहे हो। ब्रुस्क, ब्रुस्क जो आपका है वो एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है जब आप किसी को फटकार लगा रहे होते हैं, किसी को डांट लगा रहे होते हैं, किसी से बहुत रफली बात करते हैं, बुरी तरीके से बात करते हैं, जब आप किसी को रेप्रीमांड करते हैं, रेप्रीमांड यानी कि फटकार लगाना, डांट रहे हैं, या आप किसी को शाइड करते हैं, क्या करते हैं, प्लीज डोंट शाइड मी मदर, आई विल फिनिश माई मिल्क, ठीक है। तो चाइड करते हैं तब हम लोग ब्रुस्क शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी को डांटना, किसी को स्कोल्ड करना, वो ब्रुस्क का अर्थ होता है। तो पिताजी ने ब्रुस्क टोन में कहा कि ब्रश क्यों नहीं कर रहे हो सुबह सुबह उठ के, ठीक है। तो ब्रुस्क, रफली बोलना, स्कोल्ड करना, ये इसका अर्थ हो जाता है। आप इस चीज को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेज करना नहीं है, तारीफ तो नहीं कर रहे हैं पिताजी, हैप्पी भी नहीं है, स्कोल्ड एंड रेप्रीमांड ये बिल्कुल सही जवाब है, चैलेंज भी नहीं है। तो ब्रुस्क जो एडजेक्टिव है इसका अर्थ होता है जब आप किसी से बहुत गुस्से से बात कर रहे हैं या रफली बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ब्रुस्क शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए फटाफट से आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिलीरियम, ठीक है। डिलीरियम, ये जो डिलीरियम शब्द है इसका अर्थ होता है एक क्रेजी स्टेट, जब आप बिल्कुल क्रेजी स्टेट में चले गए हैं। अब इस शब्द को हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं वो फटाफट से देखते हैं। देखिए ये जो आपका डिलीरियम स्टेट होता है, ये डिलीरियम स्टेट कैसे आता है, ये डेली रम पीने से आ रहा है। सो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, शी वॉज इन अ डिलीरियम स्टेट। डिलीरियम स्टेट, क्यों डिलीरियम स्टेट में थी, क्योंकि वो डेली रम पीती थी। तो रम एक फॉर्म ऑफ अल्कोहल माना जाता है, तो इसीलिए वो बिल्कुल डिलीरियम में हो जाती थी। स्टेट ऑफ वाटर कंफ्यूजन, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, डिसऑर्डर हो गया है आपके खुद के दिमाग के अंतर्गत, आप कोहेरेंटली आसानी से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो डिलीरियम का अर्थ होता है जब आपका जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, आपको पता ही नहीं है, एक डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि आपने रम पी रखा है, क्योंकि आप ड्रंकन हो गए हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि वो व्यक्ति डिलीरियम में है। तो डिलीरियम आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, डेली रम पीने से क्या होगा, डेली रम पीने से ये होगा कि आपका माइंड, आप कुछ सोच नहीं पाएंगे स्थिरता से, आपको समझ में नहीं आएगा, आप अच्छी तरह से कुछ बोल नहीं पाएंगे, आप हक्के बक्के रहेंगे, आप डिस्टर्ब्ड रहेंगे। तो इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन यानी कि
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, तो आप डिलीरियम के स्टेट में रहेंगे। ये सारे हाई फ्रीक्वेंसी शब्द हैं जो आपके पेपर्स से उठाए गए हैं। तो आप बेसिकली ये याद रख सकते हैं कि डिलीरियम का अर्थ होता है जब आप बिल्कुल बेसुध होते हैं, आपको पता ही नहीं है, सुध बुध पूरा खो बैठे हैं आप, बेसुधी की स्टेट के लिए हम डिलीरियम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो डिलीरियम को आप किस निमोनिक एड से याद रख सकते हैं? डिलीरियम को आप डेली रम के निमोनिक एड से याद रख सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो डिलीरियम यहां पर देखते हैं टेम्पररी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ये सही है। तो आप डिलीरियम में हैं, यानी कि आप बेसुधी में हैं, आपको सुध-बुध कुछ नहीं है। डिजीज नहीं कहेंगे हम, ठीक है। वाइल्ड एक्साइटमेंट और एक्सटेसी, बिल्कुल सही। तो ये आपका पहला और तीसरा दोनों के दोनों सही हैं, बेसुधी को डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर होगा बोथ 1 and 3। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो डिलीरियम को आप डेली रम से, बेसुधी से याद रख सकते हैं। Moving on to the next question that we have. राइट ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोलॉग। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, लेकिन यहाँ पर हम क्यों इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? ताकि हम दो इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स को भी ध्यान में रख सकें। देखिए, मोनो का अर्थ होता है एक, ठीक है। मोनो का क्या अर्थ होता है? सिंगल, अलोन, एक के लिए हम मोनो का प्रयोग करते हैं। और लॉग का अर्थ होता है एक तरह का कंपाइलेशन, एक तरह की स्पीच जो आप दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ट्रैवलॉग, ट्रैवलॉग का क्या अर्थ है? आपकी ट्रैवल का एक कंपाइलेशन, जहां जहां आप गए आप उसके बारे में बता रहे हैं, तो उसके कंपाइलेशन को हम ट्रैवलॉग कहते हैं। ठीक उसी तरह से मोनोलॉग क्या होता है? आप जो एक स्पीच दे रहे हैं, आप खुद अकेले दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा है। और डायलॉग कब हो जाता है? डायलॉग का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक लोग बोल रहे होते हैं, दो लोग बोल रहे होते हैं, डायलॉग, दैट मीन्स बोल रहे हैं। सो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके अर्थ को एक बार देख लेते हैं बिफोर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये जो आपका रूट वर्ड है मोनो, इसका अर्थ होता है एक या सिंगल, और आपका जो रूट वर्ड है लॉग, इसका अर्थ होता है कंपाइलेशन, ठीक है। कंपाइलेशन बोलने का, लिखने का, कंपाइलेशन को हम लॉग कहते हैं, जैसे कि ट्रैवलॉग हो गया। मोनो के एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। मोनोफोबिया, जब आपको डर लगता है अकेले रहने से, आप हमेशा चाहते हैं कि आपके साथ कोई रहे। या फिर मोनोपोली, मोनोपोली का अर्थ होता है जब एक ही रूल कर रहा होता है, ठीक है। एक ही कंपनी हो सकती है, एक ही व्यक्ति हो सकता है, या एक गवर्नमेंट हो सकती है, उसको हम मोनोपोली कहते हैं, ठीक है। जैसे दिस प्रोडक्ट इज हैविंग अ मोनोपोली एज दे डोंट हैव एनी कंपेटिटर, मतलब इनके कोई कंपटीशन ही नहीं है, इसीलिए उनकी मोनोपोली है, सिर्फ एक ही है जो रूल कर रहे हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। मोनोलॉग नाउन का अर्थ होता है एक लंबी स्पीच जो एक ही पर्सन द्वारा दी गई है। एक ही व्यक्ति एक लंबी स्पीच जब कह रहा होता है, उसके लिए हम मोनोलॉग शब्द का प्रयोग करते हैं। ये एक नाउन है। यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि हम मोनोलॉग कह रहे हैं, एक और टर्म जो इंपॉर्टेंट है वो है सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी शब्द का अर्थ होता है जब स्टेज के ऊपर एक ही व्यक्ति बोल रहा है। सोलो का भी अर्थ होता है एक ही व्यक्ति, सोलो परफॉर्मेंस, एक ही व्यक्ति स्टेज पे बोल रहा है, लेकिन और जो किरदार हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ऑडियंस को सुनाई दे रहा है। उसके लिए हम सोलिलोक्वी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सोलिलोक्वी, लोक्वा शब्द जो है, लोक्वा का अर्थ होता है बोलना। तो जब एक सोलो पर्सन बोल रहा है, ऑडियंस से ही बातचीत कर रहा है ड्रामा में, लेकिन बाकी किरदार नहीं सुन पा रहे हैं, उसके लिए हम सोलिलोक्वी शब्द का प्रयोग करते हैं। और मोनोलॉग, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर मोनोलॉग एक लंबी स्पीच होती है जो एक ही व्यक्ति द्वारा बोली जाती है, एक ही पर्सन द्वारा डिलीवर की जाती है, उसके लिए हम मोनोलॉग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? हैंड रिटन डॉक्यूमेंट नहीं, कंबाइंड सपोर्ट नहीं, एक लंबी स्पीच डिलीवर्ड बाय वन पर्सन, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, आंसर नंबर
3 हो जाता है, जिसे हम याद रख सकते हैं। चलिए आगे जल्दी से फटाफट बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी सिंपल क्वेश्चन है, पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट, ये देखिए आपका रूट वर्ड क्या है, पॉली। पॉली का क्या अर्थ होता है, पॉली का अर्थ होता है बहुत सारे या मैनी। पॉली का क्या अर्थ होता है, बहुत सारे या मैनी, उसके लिए हम पॉली शब्द का प्रयोग करते हैं। एंड थियो, थियो जो आपका है वो रूट वर्ड, उसका अर्थ होता है भगवान, गॉड से संबंधित। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका फेथ होता है कई सारे भगवानों के ऊपर, हैज फेथ इन मेनी गॉड्स, उनके लिए हम पॉलीथीस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आगे यहाँ पर देख लेते हैं, बिफोर सॉल्विंग दिस, इसका एक तरह का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लीज़ याद रखिएगा आपका ये जो वर्ड है यहाँ पर पॉली का अर्थ होता है मैनी, और थियो रूट वर्ड का अर्थ होता है भगवान या आपके रिलीजन से संबंधित। तो ये गॉड से संबंधित आपका रूट वर्ड है थियो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि थियोलॉजी। देखिए थियो मीन्स गॉड और रिलीजन, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। सो द स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन इज कॉल्ड थियोलॉजी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जो भगवान से संबंधित या रिलीजन से संबंधित जो सारे के सारे आपकी पढ़ाई होती है, अध्ययन होता है, उसको हम थियोलॉजी कहते हैं। पैंथीइज्म, पैंथीइज्म का अर्थ होता है जब आप ये कहते हैं कि पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है, एक फिलॉसफी जो कि कहती है पूरा का पूरा जो संसार है वो भगवान ही है। ठीक है, तो जब आप बिलीव करते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो गॉड है वो कोई नहीं बल्कि यूनिवर्स है, उसको हम पैंथीइज्म कहते हैं। इस शब्द को हम आगे जाके भी कवर करेंगे। एथीस्ट, ए का अर्थ होता है नॉट, थी का अर्थ होता है रिलीजन, एथीस्ट का अर्थ होता है एक डिसबिलीवर, या हम एक हेरेटिक भी कह सकते हैं, हम एक एग्नोस्टिक भी कह सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में भरोसा नहीं रखता है, भगवान पे यकीन नहीं रखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम एथीस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। मोनोथीइज्म, मोनो यानी कि वन, थी मीन्स योर रिलीजन गॉड, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका भरोसा सिर्फ एक ही भगवान के ऊपर होता है, उसके लिए हम मोनोथीइज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। सो पॉलीथीइज्म और पॉलीथियस्टिक का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ जो बहुत सारे भगवानों में बिलीव करता हो, लेकिन मोनो का अर्थ हो जाता है जो सिर्फ एक ही भगवान में बिलीव करता हो। तो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। सो पॉलीथियस्ट इज वन हु इज बिलीविंग इन मेनी रिलीजन्स एंड गॉड। फाइन, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वन हु बिलीव्स इन रिलीजियस बुक्स, नो, नॉट वेरी ट्रू, बुक्स नहीं है एग्जैक्टली। वन हु बिलीव्स इन मेनी रिलीजन्स, यस। वन हु बिलीव्स इन हिज वाइफ, नो। वन हु बिलीव्स इन मेनी रिलीजन्स इज बेटर एंड अप्रोप्रिएट। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है ना, वन हु बिलीव्स इन हिज वाइफ, ठीक है, एक्सेसिव लव फॉर योर वाइफ, जब आप बहुत ज़्यादा अंधाधुंध प्यार करते हैं अपनी बीवी से, उसके लिए हम कहते हैं युक्सोरियसनेस। ठीक है, हम लोग कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए हम कहते हैं युक्सोरियसनेस। युक्सोरियसनेस का अर्थ होता है जब एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है अपनी वाइफ से। कई बार ये एक तरह से नेगेटिव वे में भी प्रयोग होता है। नेगेटिव वे में हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वे में हम कहते हैं हेनपेक्ड। हम क्या कहते हैं, हेनपेक्ड। हेनपेक्ड, हेनपेक्ड यानी कि जोरू का गुलाम। हेनपेक्ड लिटरली इसका अर्थ हो जाता है जोरू का गुलाम। ये भी एक हाई फ्रीक्वेंसी शब्द है, युक्सोरियसनेस, जब वन हैज़ एक्सेसिव लव फॉर हिज वाइफ। एंड हेनपेक्ड यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंस शो कर रहे हैं अपनी वाइफ के प्रति, आप एक तरह के जोरू के गुलाम है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं ऑप्शन से। आगे बढ़ते हैं जल्दी से हमारे नेक्स्ट सेट की तरफ। एपैथी, बहुत सिंपल है। देखिए, ए का अर्थ होता है नॉट, नहीं, ठीक है, और पैथ का अर्थ होता है फीलिंग। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई फीलिंग नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल स्थिर रहता है, कैसी भी परिस्थिति उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पत्थर की तरह। हम लोगों ने कल की वीडियो में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी देखा था, इसका एक सिनोनिम हो जाता है स्टोइक, लेकिन स्टोइक पॉजिटिव वे में यूज होता है। ठीक है, वेरएज एपैथी नेगेटिव वे में यूज होता है। एपैथी का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, पत्थर की तरह हैं।
स्टोइक का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो प्लेजर हो या पेन हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, वो एक जैसा ही रहेगा, काम रहेगा, कंपोज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें फटाफट से। ए एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, आपका जो ए है ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, और पैथ जो है उसका अर्थ हो जाता है फीलिंग, फीलिंग। ए जो रूट वर्ड है इसका अर्थ है विदाउट या नॉट। ए का रूट वर्ड का क्या अर्थ है? विदाउट या नॉट। जैसे कि हमारा शब्द हो जाता है एथीस्ट। एथीस्ट का अर्थ है नॉन बिलीवर इन गॉड। एथीस्ट का क्या अर्थ हो जाता है? नॉन बिलीवर इन गॉड, या आप एग्नोस्टिक भी कह सकते हैं। एग्नोस्टिक एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान पे भरोसा नहीं करता है, डाउट करता रहता है। अनार्की, अनार्की ए विदाउट, आर्की गवर्नमेंट, विदाउट ऑर्डर। इसके लिए आप पैंडेमोनियम शब्द भी याद रख सकते हैं। पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम का भी अर्थ यही होता है अनार्की की सिचुएशन। एपैथी, जैसे हम लोगों ने कहा, एपैथी का अर्थ होता है विदाउट एनी फीलिंग्स एट ऑल। उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम एपैथी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एपैथी का अर्थ है विदाउट एनी फीलिंग्स, और यहाँ पर विदाउट एनी फीलिंग्स ये बिल्कुल ही सही शब्द हो जाता है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक हाई फ्रीक्वेंसी और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो है सूडोनिम। सूडोनिम जो आपका है, देखिए सूडो का अर्थ होता है फॉल्स, ठीक है, ऐसी चीज़ जो गलत है, और निम का अर्थ होता है नाम। तो एक फॉल्स नेम जो आप ले लेते हैं, सो ये जो है ये है आपका फॉल्स, और निम का अर्थ होता है नाम। देखिए होता क्या था, जब हम 19 सेंचुरी की बात करते हैं, 19 सेंचुरी की बात करते हैं, सॉरी, तो वहाँ पर कई सारे राइटर्स थे जो महिला राइटर्स थे। अब ये जो महिला राइटर्स थी, इनको ना ठीक तरीके से उनके कार्य को सही नहीं माना जाता था। अरे ये तो महिला के द्वारा लिखा गया है, ये तो अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए पब्लिशर्स उन्हें कह देते थे कि आप एक अलग नाम रखिए अपना, आप एक पेन नेम रखिए अपना, एक डिफरेंट नाम रखिए, जिससे हम आपकी किताबों को पब्लिश कर सकें। जैसे कि मिल ऑन द फ्लॉस से कहानी है जो कि जॉर्ज इलियट ने लिखी है। जॉर्ज इलियट उनका असल नाम नहीं है, उनका असल नाम मैरी एन एवंस है। तो ये आप याद रख सकते हैं। सूडोनिम का अर्थ होता है एक फॉल्स नेम। एटमोलॉजी क्या है कि राइटर्स को अपना डिफरेंट नाम रखना पड़ता था ताकि वो पब्लिश हो पाए। तो सूडो शब्द रूट वर्ड जो है इसका अर्थ होता है फॉल्स, अनट्रू। तो ये है सूडो फॉल्स, और निम जो रूट वर्ड है इसका अर्थ होता है नाम। तो एक फॉल्स नेम को हम सूडोनिम कहते हैं, ठीक है। और सूडो लेटरी, लैटरी जो रूट वर्ड है इसका अर्थ होता है प्रार्थना करना, वर्शिप करना। तो एक फॉल्स वर्शिप को हम सूडो लैटरी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि सूडो रूट वर्ड का अर्थ होता है जब आप फॉल्स, गलत, फॉल्स के से रिलेटेड ये पूरा का पूरा अर्थ है। तो आप इसे यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो सूडोनिम, जैसे कि मैंने कहा था, ये जॉर्ज इलियट जो एक विक्टोरियन राइटर है, इनका असल नाम मैरी एन एवंस है। इनका असल नाम जो था वो था मैरी एन एवंस। मैरी एन एवंस इनका असल नाम था, लेकिन इन्होंने सूडोनिम यूज़ किया जॉर्ज इलियट, जिसके नाम से ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। तो हम कहेंगे एक फॉल्स नेम को हम कहेंगे सूडोनिम। सूडोनिम आपका फॉल्स नेम है विच इज़ यूजुअली यूज्ड बाय विमेन राइटर्स इन द 19th सेंचुरी टू हाइड देयर जेंडर। हाइड करना चाहते थे, डिस्गाइज करना चाहते थे, छुपाना चाहते थे अपने जेंडर को, इसीलिए ये सूडोनिम का प्रयोग करते थे। ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं।
जल्दी से बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन देखिए, मैल का अर्थ होता है बुरा। मैल का क्या अर्थ होता है? बुरा। मैल रूट वर्ड का अर्थ है बुरा। मैल प्रैक्टिस, बुरी प्रैक्टिसेस, ठीक है। मैलेडी किसी तरह की बीमारी जो आ गई है उसका रेमेडी हमें ढूंढना पड़ता है, और इसी का ही एंटोनिम है बेनी। बेनी का अर्थ होता है गुड, अच्छा, ठीक है। और डिक्शन, डिक्शन यानी कि बोलना। मैलेडिक्शन का अर्थ होता है जब आप किसी को श्राप दे रहे होते हैं, जब आप किसी को कर्स करते हैं, जब आप कहते हैं जाओ तुम्हारे साथ बुरा ही होगा, जैसे कि हम कई सारे हमारे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, उन कहानियों में देखते रहते हैं। तो किसी को श्राप देना, किसी को कर्स करना, किसी को बद्दुआ देना, उसके लिए हम मैलेडिक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। मैल यानी कि बुरा, डिक्शन यानी कि बोलना, तो ये मैलेडिक्शन का अर्थ हो जाता है। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये है, जैसे कि हम कह रहे हैं यहाँ पर मैलेडिक्शन का रियल अर्थ हो जाता है किसी को श्राप देना, जब आप किसी को बुरा कहते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, ठीक है। मैल का अर्थ हो जाता है बैड या नेगेटिव, और डिक्ट का अर्थ हो जाता है डिक्टेशन या स्पीच। जब आप अटर करते हैं, बेसिकली जब आप कुछ बोलते हैं, अटर करते हैं, उसके लिए हम डिक्ट शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो मैलेडिक्शन का क्या अर्थ हो जाता है? एक तरह का कर्स जो आप दे रहे हैं, एक जो नेगेटिव स्पीच आप किसी को दे रहे हैं, जब आप किसी को अच्छा नहीं चाहते हैं, उनको कर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए हम मैलेडिक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ये मैलेडिक्शन का सही अर्थ हो जाता है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन, सर्कम का अर्थ होता है गोल गोल घूमना, ठीक है, टाल मटोल करना, गोल मोल। सर्कम का अर्थ होता है अराउंड, जब आप इधर उधर घूमते रहते हैं। लोक्यूशन, लोक्यूशन इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड लोक्वा, बोलना। जब आप गोल मोल बातें करते रहते हैं, घुमा फिरा के बातें करते रहते हैं, डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, उसके लिए हम सर्कमलोक्यूशन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। इसे आप किस तरह से याद रख सकते हैं? सर्कम का अर्थ होता है राउंड एंड राउंड। जब आप सीधे से बात नहीं कर रहे हैं, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं किसी भी चीज़ को, उसके लिए हम सर्कम करते हैं। और लोक्वा, ठीक है, ये जो आपका लोक्यूशन था वो लोक्वा रूट वर्ड से आ रहा है, और लोक्वा रूट वर्ड का अर्थ होता है बोलना, स्पीक करना। जैसे कि एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का अर्थ होता है बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, बहुत सही तरीके से बोलते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हो गए, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी एलोक्वेंट, दैट मीन्स बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हैं। या फिर लोक्वेशियस, लोकेशियस बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बातचीत करते रहते हैं। ये दो एग्जाम्पल्स हो गए। तो सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन का अर्थ हो जाता है जब आप गोलमोल करके बातें बोलते रहते हैं, ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं, उतने शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती है, कम शब्दों में बात हो सकती है, लेकिन आप जानबूझ के ज़्यादा शब्द लेके आते रहते हैं, ठीक है। तो जब आप ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं जबकि कम शब्दों में आपकी बात हो सकती है, तो हम क्या कहेंगे? सर्कमलोक्यूशन। अब यहाँ पर प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट शब्द है, एक हाई फ्रीक्वेंसी शब्द है। इसके सिनोनिम्स आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्रोलिक्स, प्रोलिक्स का भी अर्थ होता है जब आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जितनी ज़रूरी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लेंदी बात कर जाते हैं, प्रोलिक्स बात करते हैं। एक हाई फ्रीक्वेंसी शब्द है गैरुलस। गैरुलस अगेन टॉकेटिव, गैरुलस वुमन, वेरी टॉकेटिव वुमन, या हम कह सकते हैं वॉल्यूबल। ये तीनों के तीनों, राधा वर्बोस भी, ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है सर्कमलोक्यूशन के। आपको ये याद रखना है, सर्कम यानी कि अराउंड, और लोक्वा मीन्स बोलना, जब आप तोल मोल करके बातें बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रोलिक्स और वर्बोस, ये सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं इस शब्द के। तो यहाँ पर सर्कमलोक्यूशन का अर्थ हो जाएगा एक राउंड अबाउट एक्सप्रेशन, एक गोल मोल तरीके से बोलने का तरीका, उसके लिए हम सर्कमलोक्यूशन शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट देखिए, यहाँ पर एम्बी यानी कि दो तरीके से, ठीक है। एम्बिवेलेंट का अर्थ हो जाता है जब आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक तरह की दुविधा आ गई है आपके मन में कि कौन सा चूज करें, तो उसको हम कहते हैं एम्बिवेलेंस, ठीक है। सो ये जो आपका एम्बी है, इसका अर्थ होता है दोनों। एम्बी का क्या अर्थ होता है?
दोनों, जैसे कि एम्बीडेक्स्ट्रस, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है, एम्बीडेक्स्ट्रस दोनों हाथों से लिखने वाला। डेक्स्ट्रस का अर्थ होता है स्किलफुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निपुण होने वाले व्यक्ति को हम डेक्स्ट्रस कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो दोनों अपनी राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों से लिख सके, उसके लिए हम एम्बीडेक्स्ट्रस शब्द का प्रयोग करते हैं। और एम्बिवेलेंट का अर्थ हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी तरह से सर्टेन नहीं है, पूरी तरह से श्योर नहीं है, समवन हु इज अनसर्टेन और अनएबल टू डिसाइड व्हाट कोर्स टू फॉलो। आपको पता ही नहीं है कि क्या सही मार्ग है, आप एक तरह की दुविधा में फंसे हुए हैं, आप एक तरह के डिलेमा में हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो वो जो स्टेट होती है दुविधा की, उसके लिए हम एम्बिवेलेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। वो दुविधा की स्टेट के लिए एम्बिवेलेंट शब्द आएगा, इसे आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। तो एम्बिवेलेंट क्या हो जाता है, कंबाइंड एफर्ट नहीं होगा। कंफ्यूज्ड स्टेट, बाकी दो बिल्कुल गलत हैं। तो कंफ्यूज्ड स्टेट, कंफ्यूज्ड, आप एक दुविधा में हैं, आपको पता नहीं है कि कौन सा सही है। फटाफट से आगे चलते हैं अपने तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। हमने देखा स्टार्टिंग में कि किस प्रकार से वर्ड्स फॉर्म होते हैं, हम लोगों ने देखा कि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से वो फॉर्म हो रहे हैं, और निमोनिक, एटिमोलॉजी और रूट वर्ड से आप उन शब्दों को याद रख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली।